एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर्स की। आज हम जो टॉपिक है हमारा वो है बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर कौन कौन से पेपर चलते हैं और जो फर्स्ट पेपर है उसका सिलेबस क्या है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें आप लोग क्या करेंगे कि जो सिलेबस है उसको जो है नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे अपने जो रजिस्टर बनाना है आपको उस रजिस्टर के अंदर, क्योंकि अब आपको सबको प्रमोट कर दिया गया है और आपकी जो है अब बीएससी पार्ट सेकंड की जो क्लासेज है वो लाइव आएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी के लिए, इस सिलेबस को आप सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर नोट डाउन करें, पहले पेज के ऊपर, क्योंकि आप सबने प्रमोशन ले लिया होगा जब भी आप ये क्लास देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि जो हम सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे वही हमारे एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो सिलेबस पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आपने सिलेबस पता है, अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी है, सिलेबस के बारे में आपको पता है, तो आपको यूँ मान के चलिए कि 70% जो है सिलेबस 70% जो है उसका कंटेंट भी पता होगा कि कहाँ कौन सी यूनिट में हमसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा और हमें कौन सा क्वेश्चन तैयार करना चाहिए। तो ये सारी चीज जो है यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का जो सिलेबस है आपका उसके बारे में। तो देखिएगा, जो बीएससी पार्ट सेकंड है, इस बीएससी पार्ट सेकंड में आपके बॉटनी के अंदर, ये आप जो क्लास पढ़ रहे हैं वो बॉटनी की है, अगर किसी को पता नहीं है तो समझ लें। इसके अंदर हमारे 3 पेपर चलेंगे। पेपर नंबर फर्स्ट जो होता है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, दूसरा पेपर जो है वो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाला, और तीसरा पेपर है आपका टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पेलियोबोटनी। तो इस तरीके से हमारे ये 3 पेपर होंगे। तो पहले पेपर का नाम, दूसरे पेपर का नाम और तीसरे पेपर का नाम, तीनों पेपर्स के नाम हमें पता होना चाहिए और हम उस पेपर के अंदर क्या क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है जिसके अंदर हम केवल आज जो है सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, और इस क्लास के अंदर हम केवल पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, और ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस जो है आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, या फिर आप आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप exam.a2z.in पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं से भी आप डाउनलोड करें, आपके पास या तो डाउनलोड फॉर्मेट में हो या फिर आपके पास लिखा हुआ हो। तो अब जो है अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसके अंदर जो लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर उसे आप नोट डाउन कर लें, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, और ये हमारा पेपर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर जो है आपका नाम याद रहे, इसका नाम है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये वाला पेपर है हमारा, और ये पेपर जो होता है आपका, आपको पता है क्योंकि आपका पेपर हुआ नहीं है तो मैं आपको बता दूं, 2 घंटे आपको मिलेंगे या 3 पीरियड जो है वो पर वीक में इसको दिए जाएंगे। ठीक है, पेपर जो होगा वो होगा आपका 50 नंबर का। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो क्या है यहाँ पर 50 नंबर है। ठीक है, और टाइम जो है इसके अंदर आपको दिया जाएगा 3 हार। कितने घंटे का होगा? 3 घंटे का पेपर होगा, और आपका मैक्सिमम मार्क कितना होगा? 50 होगा। ठीक है, अगर सारी चीजें सही तरीके से होती है तो। बाकी लॉकडाउन जैसे कंडीशंस के अंदर जो है ये पेपर के नंबर घटा दिए जाते हैं और टाइम भी घटा दिया जाता है, और जो पोर्शन है वो भी कम कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें जहां तक उम्मीद है हम पूरा ही पढ़ेंगे, और पूरा पढ़ने के बाद ही हम जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, पहला जो यूनिट है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट यूनिट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो है आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो सारी चीज दोबारा से यहाँ पर रिवाइज करेंगे। यानी कि ये मान के चलिए कि आपका रिवीजन है, रिवीजन वाला पोर्शन है यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट देखो क्या पढ़ा है आपने। अभी हमने पढ़ा था वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर के अंदर हमने वाटसन और क्रिक का मॉडल पढ़ा था डीएनए का। तो ये हमें यहाँ पर पढ़ना है दोबारा से। दूसरी चीज हमें पढ़नी है यहाँ पर क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर, जो हमने सेल पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ी थी क्रोमेटिन
जो है वो दो प्रकार का होता है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, वो हमने पढ़ा था बीएससी फर्स्ट ईयर में, वही यहाँ पर हमें रिवाइज करना है। एंड जीन एक्सप्रेशन, जीन का एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हमने ओपेरोन पढ़ा था, ठीक है ना, ओपेरोन के बारे में जानकारी ली थी। हालांकि हमारे वहां पर ओपेरोन जो है वो पूरा नहीं है, मतलब कंप्लीट हमने वहां नहीं पढ़ा है उसको, हमने वहां केवल ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसी चीजें पढ़ी है, ओपेरोन को हम नहीं पढ़े थे वहां पर। तो यहाँ हम जो है ये जीन एक्सप्रेशन जो है ओपेरोन जो मॉडल है उसको यहाँ पर पढ़ेंगे। जीन एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पर क्या है, ओपेरोन से है, तो ये जीन एक्सप्रेशन वाला टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी कि ओपेरोन पढ़ेंगे, जो आप 12th क्लास के अंदर भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पर प्रीलिमिनरी अकाउंट पढ़ेंगे डीएनए संश्लेषण का, यानी कि आप समझ के चलिए कि आप यहाँ पर वापस से डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन वाला वापस से पढ़ेंगे हम। इसके बाद में इसका रिपेयर जो हमने वहां नहीं पढ़ा यहाँ पर पढ़ेंगे, तो ये आप समझ के चलिए थोड़ा सा नया है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन ये आ गया, वापस से वही टॉपिक है। प्रीलिमिनरी अकाउंट ऑफ डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है, कैसे होता है, ये पूरा चीज है, पूरा का पूरा कंप्लीट एक ही टॉपिक है, डीएनए रेप्लिकेशन और उसका रिपेयर, डैमेज एंड रिपेयर, ठीक है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ आरएनए और जेनेटिक कोड, ये दोनों हम फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं हमने, ठीक है, यूनिट नंबर 2 के अंदर, और वही यहाँ पर भी हम दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। तो टोटल कुल मिलाकर ये जो यूनिट है आपकी रिवाइज यूनिट है। कौन सी यूनिट है, रिवाइज यूनिट। अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में सही तरीके से पढ़ा है तो आपको यहाँ पर भी ये सही तरीके से पढ़ने में मिलेगा, और दोबारा से हम इसको रिवाइज करेंगे तो फुल टॉपिक पढ़ाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने कम किया था, कुछ चीजें वहां पर कम हमने जो है बताई थी, यहाँ पर हम उन चीजों को क्या कर देंगे, ज्यादा अमाउंट में बढ़ा के देंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसको डिटेल में करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 2 पर। तो यूनिट नंबर 2 जो है आपकी, यूनिट नंबर 2 के अंदर क्या क्या चीज होगी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि यूनिट नंबर 2 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यूनिट नंबर 2, ठीक है। यूनिट नंबर 2 जो है इसके अंदर आपको पढ़ना है यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, सेंट्रल डोग्मा होता है डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से क्या बनना, प्रोटीन बनना, ये सेंट्रल डोग्मा होता है, और ये हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था, ठीक है। इसके बारे में हल्की सी जानकारी ली थी, तो ये वापस हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हम पूरा पढ़ेंगे, वहां हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि वहां हमने केवल ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, यहाँ हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन को भी पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ये हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है और दोबारा से फिर से पढ़ेंगे। आरएनए प्रोसेसिंग, कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड पॉलीएडिनेशन, तो ये पूरा ट्रांसक्रिप्शन का ही सिलेबस है, टोटल हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो दो टॉपिक हो गए इसके अंदर, एक तो सेंट्रल डोग्मा हो गया, दूसरा हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन, और तीसरा जो चीज है वो है आपका यहाँ पर ट्रांसलेशन। ये देखो इस यूनिट में से आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इस यूनिट में से हमें सेंट्रल डोग्मा के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, सेंट्रल डोग्मा के बारे में जानकारी लेनी है, उसके बाद में हमें ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है और ट्रांसलेशन पढ़ना है, बस ये 3 चीजें यहाँ पर पढ़नी है। इसके अलावा ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट यूनिट के अंदर, ध्यान रखें, देखो एक दूसरे से ये चीजें क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने कहा था कि हम यहाँ पढ़ेंगे जीन का एक्सप्रेशन, तो जो जीन का एक्सप्रेशन होता है, जीन किस प्रकार से अपनी अभिव्यक्ति करता है, वही चीज आप यहाँ पर पढ़ेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल के अंदर एटीन्यूएशन क्या होता है, एंटी टर्मिनेशन क्या होता है, और प्रोमोटर के स्ट्रक्चर क्या होती है। मतलब ये जो जीन एक्सप्रेशन वाला जो टॉपिक है ना, वो हम यहाँ पर इस 2nd यूनिट में इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। यहाँ तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे इसमें, तो फर्स्ट यूनिट में तो, और 2nd यूनिट में जो है हम क्या करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट जो है इसका अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। यूनिट 3 के अंदर जो है अब यहाँ से हमारा नया चीज चलेगी। 2 यूनिट तो आपने जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ी है वो सेम टू सेम है, लगभग 99% वो मैच करती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारी है ये यूनिट नंबर 3, ये यूनिट नंबर 3 जो है ये यहाँ पर थोड़ी सी हमारी क्या है, डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है, देखो यहाँ पर पहला टॉपिक है हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला, तो ये वाला जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी वाला, ये हमें पढ़ना है। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का फंक्शनल डेफिनेशन क्या है, मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है और हर बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है,
ठीक है, कंसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है इसके बारे में बताइए। दूसरा, प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी जिसे हम बोलते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसका प्रोसेस हमें यहाँ पर जानना है। इसके बाद में बेसल मीडिया, प्लांट टिश्यू कल्चर जब हम करते हैं तो किस प्रकार का मीडिया इस्तेमाल किया जाता है, उस मीडिया का क्या कैसे प्रिपरेशन किया जाता है और उस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ये सब जो है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने की वजह से इसको आप प्रैक्टिकल में भी करेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे भी सही। इसके अलावा यहाँ पर है डिफरेंशिएशन एंड मोर्फोजेनेसिस। तो डिफरेंशिएशन और मोर्फोजेनेसिस जो है हम साथ में ही पढ़ लेंगे कंसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी की, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस कंसेप्ट ऑफ सेलुलर टोटिपोटेंसी, डिफरेंशिएशन, मोर्फोजेनेसिस, ये तो तीनों चीजें क्या है एक दूसरे से कंपेयर मिलती जुलती है, इसलिए इन तीनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन की, ये प्रोसेस कैसे होता है, कैसे किया जाता है। उसके अलावा सिंथेटिक सीड यानी कि आर्टिफिशियल सीड कैसे बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, उसका प्रोसेस पढ़ेंगे। प्रोटोप्लास्ट को कल्चर कैसे किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, उसकी कल्चर करने की कौन कौन सी टेक्निक है, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कैसे किया जाता है, उसका फ्यूजन कैसे कराया जाता है, इसमें बहुत सारा टॉपिक है। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है प्रोटोप्लास्ट कल्चर वाला, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर। दूसरा, इसी के साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, जो कि प्रोटोप्लास्ट का ही दूसरा पार्ट है। इसके अलावा एंथर कल्चर कैसे किया जाता है, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड क्या होते हैं, एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो ये इस तरह से हमारे बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में हमारे जो 4th यूनिट है वो है हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग की। कौन सी है, जो 4th यूनिट है हमारी वो किसकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस प्रकार से हमारे पास में 3 किताबें हो जाती है, एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी, एक बायोटेक्नोलॉजी होगी और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। तो इस पूरे किताब के अंदर 3 किताबें मिक्स है। जो आप आगे बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो इनको तीनों किताबों को अलग अलग पढ़ोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यूनिट नंबर 4 के अंदर हमें क्या पढ़ना है। देखिए, यूनिट नंबर 4 के अंदर हमें पढ़ना है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, कैसे बनता है और किस प्रकार की ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्निक यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए को ही हम क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं ना। आरडीएनए को ही क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है आरडीएनए को बनाने के लिए। ठीक है, आरडीएनए को बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, तो ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किसने आइसोलेट किया है, इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, ये सारी बातें रहेगी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर। इसके बाद में हम बात करेंगे वेक्टर की। तो जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर का मतलब होता है वाहक, वाहक जो कि डीएनए को लेके जाते हैं। तो ये वाहक कौन कौन से प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से ये जीन का ट्रांसफर करते हैं, उसके प्रोसेस ये हमें यहाँ पर समझने हैं। ठीक है, अब ये जो वाहक है इसमें से हमें क्या पढ़ना है, जो मेन है हमारा वो है प्लाज्मिड और कोजमिड। ये 2 चीजें मेन है और यहाँ से हमारे प्रश्न आते हैं कि प्लाज्मिड के बारे में बताइए और कोई सा भी एक प्लाज्मिड आ जाता है, जैसे PBr322 आ गया कि PBr322 का वर्णन करिए, इसका डायग्राम बनाइए, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इसी तरह कोजमिड्स क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहीं पर ही हमारी cDNA टेक्नोलॉजी है। अब देखो, एक cDNA जो है वो हम कैसे बनाते हैं, कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, किससे बनता है cDNA, वो टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर समझेंगे, उसको बनाएंगे। उसका जीन का एम्प्लीफिकेशन कैसे होता है, इसी टेक्नोलॉजी के अंदर बात है। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, अब ये सेकेंड टॉपिक आ गया इसका कि बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन बताइए। ट्रांसजेनिक प्लांट किसे कहते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट अब तक बनाए जा चुके हैं, इनके बारे में। इसके अलावा यहाँ पर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे बोला जाता है PCR। ठीक है ना, PCR क्या होता है, कैसे किया जाता है, PCR के बारे में बताइए, तो वो यहाँ पर हमें पढ़ना है। इसके अलावा इसके एप्लीकेशन, PCR के क्या एप्लीकेशन है और DNA फिंगरप्रिंटिंग और इसके उपयोग, ये हमारे इस तरह से 4 यूनिट जो है वो पूरी हो जाती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 यूनिट को हम किस तरह से बिल्कुल समरी तरीके से समराइज करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, तो हमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत सारी चीजें तो क्या हो रखी है, सिमिलर हो रखी है, सभी में सिमिलर है। प्रत्येक फर्स्ट यूनिट के अंदर देखोगे आप, सेकंड यूनिट का कुछ सिमिलर है, सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट को देखोगे तो फोर्थ यूनिट के अंदर उसका कुछ सिमिलर है। तो लगभग कुछ चीजें तो हम एक यूनिट के अंदर पढ़ ही लेंगे,
उसके अलावा उसका कुछ भाग जो है हम दूसरे यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे कि एक यूनिट के अंदर उसे पूरे ही पढ़ा देंगे, दूसरे यूनिट में आएगा वो भी पढ़ा देंगे और आपको बता देंगे यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन जो है वो सेकंड यूनिट में आएगा या फर्स्ट यूनिट में आएगा, ये आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स एकदम नया है। अब ये नया कोर्स है तो आपको ये कैसे जो है मिलेगा, तो इसके लिए क्या है कि हम चैनल के ऊपर जो है ना एक सेक्शन बना हुआ है, बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 2021। ठीक है, तो इस तरह से न बनकर यहाँ पर कोई बीएससी पार्ट फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा हुआ है। यहाँ आप देखोगे चैनल के ऊपर तो आपको केवल ये नाम लिख रहेगा वहां पर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी 2021 के नाम से ये आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी वीडियो आएंगे इसी सेक्शन के अंदर आएंगे सारे वीडियो। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी नाम इस पेपर का है, तो इसी नाम से यहाँ पर ये सेक्शन वो जो है प्लेलिस्ट रहेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर 2021 वाली प्लेलिस्ट में आपको इसको देखना है नए तरीके से, नए तरीके के वीडियो। ठीक है, जो कि काफी एक्सप्लेन्ड होंगे और सारे वीडियो जो है वो ब्लैक स्क्रीन पर आएंगे। ब्लैक स्क्रीन का मतलब है कि इस स्क्रीन पर पढ़ते वक्त आपका जो कंसंट्रेशन है वो इसी पर ही बना रहेगा। और ये ब्लैक स्क्रीन पर पढ़ाने का मेन जो मोटो है वो ये है कि आप जब रात्रि में पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो क्या होता है कि आसपास जो है स्क्रीन का लाइट निकल कर आता है तो दूसरे लोग भी परेशान होते हैं। ठीक है ना, तो इसी ब्लैक स्क्रीन पर आप आसानी से रात्रि में भी पढ़ सकते हैं, रात में भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। और जितने भी वीडियो आए फर्स्ट जैसे आता है एक बार उसको पढ़े, और जब भी आपको रात में नाइट में जब भी टाइम मिले तो उसको दोबारा से रिवाइज करें। तो आज का तो हमारा क्या है, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें हमने सिलेबस को समझा है, और उम्मीद करता हूं कि आपने जो है सिलेबस को नोट कर लिया होगा कि हमें क्या पढ़ना है। और इसी के आधार पर हम जो है नेक्स्ट वीडियो से शुरुआत करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम इंट्रोडक्टरी रखेंगे इस यूनिट का पार्ट फर्स्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल की। लेकिन उससे पहले, उस वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल से पहले हम बात करेंगे कि डीएनए वास्तव में होता क्या है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, डीएनए बनता कैसे है, डीएनए के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है। क्योंकि बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है उसी स्ट्रक्चर से। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल ना आकर ये पूछ लिया जाता है कि डीएनए की रासायनिक प्रकृति का वर्णन करिए, डीएनए की रासायनिक प्रकृति का वर्णन करिए। तो फिर क्या है कि बच्चे क्या है कि उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो उन्होंने पढ़ कौन सा लिया है, डीएनए मॉडल पढ़ा है, क्योंकि सिलेबस में तो ये लिखा हुआ है, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डीएनए की रासायनिक प्रकृति का वर्णन कर दिए। देखो, जब हम डीएनए की स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ लेंगे ना, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको वो चीज समझ में आ गई तो आपको इस पेपर के अंदर 90% समझ में आ गया। अगर डीएनए की स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगी, डीएनए कैसे बन रहा है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती है, और वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी होती है, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, वो बॉन्ड कैसे टूटते हैं, उन बॉन्ड्स के अंदर किस प्रकार की एनर्जी है, जब आप इस चीज को समझ जाओगे तो ये मान के चलिए आप इस किताब का 90% पार्ट सीख जाओगे केवल मात्र डीएनए को सीखने पर। क्योंकि बाकी चीजें उसी से जुड़ी हुई है, हर चीज उसी से जुड़ी रहेगी, हर चीज हम उसी से करेंगे। ठीक है, जैसे डीएनए का रिपेयर करना है तो वो कैसे होगा, तो वो भी आप उसमें समझ डीएनए के स्ट्रक्चर में समझ जाओगे। जो हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल पढ़ेंगे। दोनों चीजों को जब हम कंबाइन करेंगे, दोनों चीजें पढ़ने के बाद में आपके अंदर इतनी जो है नॉलेज आ जाएगी डीएनए के बारे में कि आप किसी भी सवाल का जवाब उस डीएनए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कल से हम शुरुआत करेंगे इसी के अंदर डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर, और उस केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम डीएनए को बनाना सीखेंगे कि वो कैसे बनता है। ठीक है, और जो नोट्स है इसके बारे में वो आपको मिलेंगे एग्जाम A to Z पर, एग्जाम A to Z ऐप पर, और आपका जो ऐप है उसके ऊपर भी अवेलेबल रहेंगे। तो जो हम पढ़ेंगे ना, जो हम पढ़ेंगे वो नोट्स से भी पढ़ेंगे, और कुछ डिटेल में हम लिख के भी पढ़ेंगे इन चीजों को, है ना, कुछ को हम लिख के भी पढ़ेंगे, कुछ को हम नोट्स के थ्रू भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी और आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।